नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो 1799 पोस्ट है उसका एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो घोषित कर दिया गया है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो है ये परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। तो हम यहाँ पे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का जो वार्षिकी करंट अफेयर्स है इसका हम अभी कंप्लीट जो है ये चैप्टर देखेंगे। तो आज जो है हम यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स में दिखाता हूँ। आज हम जो है बिहार विधानसभा चुनाव किस किस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव, 18वां भारत वन रिपोर्ट 2023, आईसीसी महिला विश्व कप 2025, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 और बजट जो है 2025-26 का वो, और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 तक जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसको हाईलाइट कर चुका हूं पहले ही, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम बस उसी को देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि हाल ही के वर्षों में जो है समाप्त हुआ है, उसका कुछ महत्वपूर्ण घोषणा देख लेते हैं। तो मुख्य बिंदु है कि घोषणा जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था 6 अक्टूबर 2025 को, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो शेड्यूल है वो जो है 2 चरण में हुआ है। एक तो 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। वोटों की गिनती जो है वो 14 नवंबर को की गई। यहाँ देखिए मतदाता के बारे में। बिहार में जो है कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 743 करोड़ है, और इसमें पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो 3,92,00,000 पुरुष और 3,50,00,000 महिला हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स जो है वो 1725 हैं टोटल बिहार राज्य के अंदर। यहाँ पे हम देखें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो था एनडीए, उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड था, लोक जनशक्ति पार्टी था रामविलास पासवान का, और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और निर्दलीय, इतने सीटों पर जो है वो एनडीए फाइट की थी। यहाँ पे एक न्यूज़ काफ़ी जो चर्चित रहा था कि लोजपा के जो उम्मीदवार हैं छपरा से सीमा सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया था, और बाद में जो है निर्दलीय उम्मीदवार वहां पर अंकित कुमार का समर्थन किया गया। महागठबंधन या इंडिया अलायंस की बात करें तो उसमें जो पार्टी थी वो थी राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी, इतने लोग थे। अन्य पार्टी भी थी कुछ, जन स्वराज और बहुजन समाज पार्टी इत्यादि। यहाँ पे अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें बिहार चुनाव 2025 का, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा, बीजेपी को 89 सीट मिला, और जनता दल यूनाइटेड को जो है 85 सीट मिला, आरजेडी को टोटल 25 सीट मिला। मतदान की बात करें तो कुल मतदान 67.13% हुआ है, जिसमें पुरुष का जो परसेंटेज है वो 62.98% है। वहीं महिलाओं की बात करें तो वो 71.78% है। कटिहार में सर्वाधिक 78.63% मतदान हुआ है, जबकि अगर हम बात करें तो पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ है। दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो है 39.10% मतदान हुआ है। सबसे अधिक वोटों से जीत जो है जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल जीते हैं, और सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले जेडीयू के ही राधा चरण सिंह है। सिर्फ 27 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। अगला देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मंत्री के नाम हैं और उनको क्या क्या मिला है। बात करें नीतीश कुमार की तो ये वर्तमान में सीएम है बिहार के, और ये जेडीयू से आते हैं। सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर विधानसभा सीट
से जीते हैं और वो उनके हाथ में अभी गृह विभाग है। वहीं बात करें सुनील कुमार की, तो ये जेडीयू के नेता हैं और इनको शिक्षा विभाग दिया गया है। दीपक प्रकाश जो है, इनको पंचायती राज विभाग दिया गया है। तो पहला चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला देखते हैं चैप्टर 2 जो है हमारा 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2023 में प्रकाशित हुई है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 2023 के जो जारीकर्ता हैं वो है भारत वन सर्वेक्षण, और ये जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। वहीं बात करें अगर इसकी शुरुआती की, तो इसने पहली रिपोर्ट अपने 1987 ईस्वी में प्रकाशित की थी और वर्तमान में जो है ये 18वीं रिपोर्ट है जो 2023 में प्रकाशित किया गया है। इसके कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग पे जो है 33% भाग वन होना चाहिए, जबकि वर्तमान में भारत देश में 21.76% वन है। वर्तमान में 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के पास 33% से अधिक वन है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत देश के जो 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, इसमें टोटल मिला करके जो है उसमें 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है 33% से अधिक का वन क्षेत्र है। भारत का वन आवरण का बात करें तो वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। भारत में वृक्ष आवरण की बात करें तो भारत में कुल वृक्ष आवरण जो है वो 11,02,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। वहीं सबसे कम वन आवरण वाले राज्य देखें ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हरियाणा, पंजाब और गोवा हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य में जो है वो मिजोरम शीर्ष पर है, और वहीं सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान या कमी करने वाले में मध्य प्रदेश है शीर्ष राज्य पर। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो वो मिजोरम का है, और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसमें लक्षद्वीप है नंबर 1 पे। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य की अगर हम बात करें तो ये भी हमको क्षेत्रफल के हिसाब से देखना है, तो इसमें पहला एमपी है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ हैं। तो यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखा कि सबसे ज़्यादा वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मध्य प्रदेश में है। वहीं सर्वाधिक तेज़ी से जो वनावरण में वृद्धि किया है वो छत्तीसगढ़ है, और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? लक्षद्वीप में, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट इसमें है कि भारत ने 2030 तक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का जो है लक्ष्य रखा है, और भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का जो स्थान है वो विश्व में वन आवरण के मामले में प्रथम है। सबसे अधिक आग की घटनाओं वाला जो शीर्ष राज्य है वो उत्तराखंड है। बात करें मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र का, जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है वो भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो वो राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि करने वाले राज्य में जो है वो आंध्र प्रदेश है। बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण की, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय है कोलकाता में। एफएसआई का जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड में है, और बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसकी स्थापना 1890 के अंदर हुई है। वहीं देखिए अगर बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की, तो
सर्वाधिक वनावरण वाला जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, उसमें कैमूर का प्रथम स्थान है और पश्चिम चंपारण का दूसरा स्थान है। सबसे कम वनावरण वाले अगर ज़िले की बात करें तो शेखपुरा सबसे कम में है, और जिला का वनावरण प्रतिशत के अनुसार भी देखें तो सबसे अधिक वनावरण वाले ज़िले में कैमूर का स्थान प्रथम है। सबसे कम वनावरण वाले ज़िले में शेखपुरा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले की अगर हम बात करें तो सघन वन के अंदर जो है पश्चिम चंपारण प्रथम स्थान अपना रखता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर सेकेंड भी कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर थर्ड देखते हैं, आईसीसी महिला विश्व कप जो कि 2025 में हुआ है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 30 सितंबर 2025 को हुआ है, और फाइनल मैच का आयोजन जो है नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया 2 नवंबर 2025 को। इसकी मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका ने किया, और इसमें विजेता टीम भारत है, उप विजेता टीम जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। बात करें टूर्नामेंट के बारे में तो ये महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है, और जो ये महिला विश्व कप है ये 4 साल पर खेला जाता है। इसमें कुल 8 देश के जो टीम थे वो शामिल थे। बात करें दक्षिण अफ्रीका की कैप्टन की तो वो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान जो है वो लॉरा वोल्वाइड्स था, और भारत देश की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर है। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को दिया गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी। इस जीत के साथ भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद जो है महिला विश्व कप जीतने वाली चौथी देश जो है वो की श्रेणी में आ गई है। यानी अब तक जो है 4 देशों ने आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। 4 देशों की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2013 में, इसके बाद इंग्लैंड 2017, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया 2022, और इस बार जो है भारत 2025 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट लीग जो है वो जीती है। और 4 ही देश ऐसे हैं जिसने अब तक इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या हाइलाइट्स पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है इसकी शुरुआत 1992-93 से किया जा रहा है, और इसका संचालन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है। बात करें कुछ प्रमुख आंकड़े और निष्कर्ष का तो कुल प्रजनन दर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है, और शहरी क्षेत्रों में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.6 है। यदि मृत्यु दर जन्म के समय बात करें तो यदि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.1 से ऊपर है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और वहीं 2.1 से TFR नीचे है तो दीर्घकाल में जनसंख्या घटने लगेगी। बात करें अगर हम यहाँ पे साक्षरता दर का तो पुरुष की साक्षरता दर 84.4% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 71.5% है। भारत में लिंगानुपात जो है वो 10/120 है, और जन्म के समय यह लिंगानुपात 929 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला है कि सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जो है वो कर्नाटक राज्य के अंदर 48% देखा गया है, और उसके बाद बिहार है जहां महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा सर्वाधिक होती है। सबसे कम घरेलू हिंसा वाला जो है वो लक्षद्वीप है जहां 2.1% ही घरेलू हिंसा की घटना देखी गई है। यहाँ बात करें अगर NFHS 5 की तो इसका कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं बिहार के संदर्भ में। तो यहाँ पे शिक्षा जो है 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग में 85% बच्चे स्कूल जाते हैं। आवास व मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो 84% परिवार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 96% के पास जो है वो बिजली है, और कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो बिहार में शहरी क्षेत्र के अंदर जो है ये 2.4 है,
और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये 3.1 है। केवल 19% महिलाएं जो है बिहार के अंदर उनको कॉन्डम के बारे में उनको जानकारी है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। और 50% पुरुष मानते हैं कि गर्भ निरोधक उपयोग महिलाओं का काम है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये भी था कि HIV एड्स के बारे में जो है बिहार के 92% लोग जानते हैं पुरुषों में, वहीं महिलाओं में 76% और महिलाओं के पास इसकी जानकारी है। 86% लोगों के पास अपना आधार कार्ड है बिहार में, और यही रेशियो जो है भारत देश के अंदर जो है 90% हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर 4 है, शायद ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बजट का है, 2025-26 बजट, और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो इसको देखते हैं। चलिए, बजट क्या है? तो बजट जो है, राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान है और कुछ खर्चों को करने तथा प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतीकरण है। बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में एक व्यंग्य रचना में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल के ओपनिंग द गजट नामक वित्तीय योजना के विरोध में किया गया था। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारत संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की जानकारी दी गई है, जिसे आम बोलचाल में हम बजट के नाम से जानते हैं। वहीं जो है अनुच्छेद 202 के तहत जो है राज्य सरकार को हर साल अपने बजट को विधानमंडल में पेश करना पड़ता है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। जो वित्तीय वर्ष है भारत देश के अंदर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारतीय बजट की अगर हम ऐतिहासिक प्रावधानों को देखें तो भारत का पहला बजट जो है वो 1860 को पेश किया गया था, और उस समय में ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने बजट पेश किया था। आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के पास है 10 बार, और इसके बाद निर्मला सीतारमण के पास 8 बार। आम बजट और रेल बजट की बात करें तो जो एकवर्थ समिति थी उसके सिफारिश पर जो है सन 1924 में रेल बजट को सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया। विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर जो है अरुण जेटली ने 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को पुनः एक साथ कर दिया था। बजट 2025-26 पेश किया गया है 1 फरवरी 2015 को, और इसमें इसकी प्रसिद्ध कहावत है, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है बल्कि एक देश उसके लोगों से है, के साथ वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। बजट का थीम था सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास। इसकी प्रमुख प्राथमिकताएं देखें तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। आकांक्षा की अगर बात करें तो 5 आकांक्षाओं की बात की गई है। पहला है विकास में तेजी लाना, दूसरा है समावेशी विकास सुनिश्चित करना, तीसरा है निजी क्षेत्र में निवेश में जान डालना, और चौथा है परिवार में मनोभावों में उल्लास भरना, और आखिरी है 5वां कि भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना। तो ये जो है विकसित भारत की 5 आकांक्षाएं हैं, और इस सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए विकसित भारत में शामिल ये 6 बिंदु हैं कि गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और हमारे देश को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना। ये जो है इसको प्राप्त करने के लिए ये 6 बिंदु हैं। यहाँ 6 क्षेत्र में सुधार की बात की गई है, जिसमें पहला है कराधान, दूसरा विद्युत क्षेत्र, तीसरा शहरी विकास, चौथा खनन, 5वां वित्तीय क्षेत्र और छठा विनियामक सुधार है। इस इंजन की जो इसमें बात की गई है, बजट की थीम थी सबका विकास, और इसके तहत विकास की यात्रा में 4 इंजन है। पहला है 4 शक्तिशाली इंजन में कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। इसके बाद ईंधन है हमारे सुधार,
मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता, और लक्ष्य या गंतव्य है विकसित भारत, यानी विकसित भारत को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। प्रथम इंजन जो है वो कृषि है, तो कृषि को देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना को जो है 100 जिलों में शामिल किए जाएंगे, और ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन का निर्माण किया जाएगा, और प्रथम चरण में 100 कृषि जिला को इसमें शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता करने का मिशन है, और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की बात की कही गई है। वहीं बात करें कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की जाएगी, और मत्स्य उद्योग में जो है काफ़ी और इसमें इसको बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की अगर बात करें तो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कपास उत्पादकता का जो मिशन है वो 5 वर्षीय रखा गया है। बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें ऋण सुविधा को जो है 7.7 करोड़ों किसान और मछुआरों आदि तक को ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण की सीमा जो है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, और असम में यूरिया तंत्र 0.3 का जो है स्थापित इसमें किया जाएगा। डाक व्यवस्था जो है वो ग्रामीण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अगला देखिए कि स्टार्टअप के लिए जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक का सर्वाधिक ऋण उपलब्ध होंगे। अगला देखिए इसका जो तीसरा इंजन है, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा पहला तो कृषि था, और दूसरा एमएसएमई था, तीसरा निवेश, और चौथा जो है वो निर्यात है। तीसरा इंजन निवेश की अगर हम बात करें तो लोगों में निवेश की बात कही गई है ए में। इसके अंतर्गत योजना निम्नलिखित है। पहला, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को चलाया जाएगा। इसके फलस्वरूप 8 करोड़ से अधिक बच्चा को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं की स्थापना की जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। चौथा है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसमें क्या है कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा, और आईआईटी के क्षमता में विकास और विस्तार की बात कही गई है। शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा, और डे केयर कैंसर केंद्र भी खोला जाएगा। वहीं बात करें इसमें पीएम स्वनिधि की बात की गई है, जिससे 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को जो है ऋण देने का सुविधा किया जाएगा। इसका बी है अर्थव्यवस्था में निवेश। इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन हमको बस मेन चीज़ देखना है जहाँ से सीधे क्वेश्चन पुटअप होगा कि बिहार में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा होगी, और पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्षमता का विस्तार किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर योजना जो है, इससे किसानों को जो है लाभ पहुंचाने का बात किया गया है। सी है नवाचार में निवेश, और इसके अंतर्गत जो है अनुसंधान विकास और नवाचार में 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चौथा इंजन है यहाँ पे निर्यात का। विकास की यात्रा में ईंधन हमारे सुधार, इसका थीम है ये। इसमें प्रत्यक्ष कर सुधार किया गया है, और नई कर व्यवस्था जो है जिसमें 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स है, 4 से 12 लाख तक 5%, 5 से 18 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर जो है 30%। देखिए वर्तमान में आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 22 दिसंबर 2025 को, तो इससे ये जो करंट अफेयर्स समाहित है, ये आपका जो बजट है उसमें ये प्रावधान है। नई टैक्स स्लैब जो है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसी में बजट में बात किया गया है कि 12 लाख तक के आय वाले करदाताओं के लिए स्लैब दर में छूट कटौती के कारण उनके द्वारा कोई भुगतान, यानी 12 लाख तक के आय वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं भुगतान करने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं अप्रत्यक्ष कर सुधार। तो इसमें जो है टैरिफ की बात की गई है कि 7
टैरिफ दरों को हटाया गया। इसके बाद शून्य दर सहित केवल 8 अवशेष टैरिफ दरें होंगी। अगला है राजकोषीय नीति की अगर बात करें तो संशोधित अनुमान 2024-25 का है कि कुल प्राप्ति जो है 31.47 लाख करोड़ होगा और कुल व्यय जो है 47.16 लाख करोड़ होगा। इस तरीक़ा से राजकोषीय घाटा 4.8% जो है वो होने होगा। बजट अनुमान है 2025-26 के लिए कि कुल प्राप्तियाँ इतना है 50,65,345 करोड़ का। और राजस्व घाटा की बात करें तो 2025-26 के लिए 1.5% लक्षित है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 0.3% और राजकोषीय घाटा जो है 4.4% जीडीपी का है। प्राथमिक घाटा 0.8%। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि बजट 2025-26 के प्रमुख दरों पर व्यय सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो रक्षा क्षेत्र में किया गया है लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास। और कृषि में जो है वो 1,28,650 करोड़ का जो है व्यय किया गया है। बजट 2025-26 के कुछ अनुमानित आंकड़े की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक और सामान्य सकल घरेलू उत्पाद क्रमशः 6.4% तथा 9.7% रहने का अनुमान है। और वहीं भारतीय सामान्य सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025-26 में ये 10.1% बढ़ने का अनुमान है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं। 114 में जो है विनियोग विधेयक और 116 में लेखानुदान की जो है वो व्याख्या की गई है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेन देनों को परिभाषित करता है। केंद्रीय बजट और बिहार को देखें तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है और बिहार में भारत का कुल मखाना का 90% जो है मखाना बिहार उत्पाद करता है। और इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार आदि हैं। नया हवाई अड्डा जो है बिहटा में, दानापुर प्रखंड पटना में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। और भी बहुत सारा है जैसे कि आईआईटी का विस्तार होगा, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को सहायता किया जाएगा राशि के थ्रू। इस तरीके की चीज़ें भी कही गई है। अब बिहार वार्षिक वित्तीय विवरण 2025-26 देखें यानी बिहार का बजट देखें तो 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा इसको जो है पेश किया गया था। और इसमें ज़्यादा चीज़ तो हमको नहीं देखना है, सीधा इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पे देखेंगे कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी और पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा और पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। इसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं ही होंगी। अगला देखिए कि जैतिया, फतुहा एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसमें 1 लाख रोजगार के अवसर जो हैं वो पैदा होंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से बिहार को सम्मानित किया गया है और बिहार देश में मशरूम उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान एवं शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। साथ ही साथ मैंने बताया कि जो मखाना है
इसका उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है और देश का 90% मखाना का उत्पादन जो है वो बिहार राज्य करता है। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का मुख्यालय बिहटा पटना में है, ये ध्यान रखिएगा। बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का, तो ये हमारा चैप्टर 6 है। तो मंत्रालय की बात करें तो आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इसको पेश निर्मला सीतारमण, जो कि भारत देश की वर्तमान में वित्त मंत्री है, उनके द्वारा किया गया है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम इतिहास की बात करें तो इसको जारी जो है केंद्रीय बजट के जारी होने से ठीक एक दिन पहले किया जाता है और सबसे पहले इसको 1950-51 में बजट के साथ ही जारी किया गया था और 1964 में जो है पहली बार इसको जो है बजट से एक दिन पहले जारी किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट है जो प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उसका संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 13 चैप्टर में जारी किया गया है। चैप्टर 1 जो है वो है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। चैप्टर 2 है मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास अन्योन्याश्रयी संबंध। तीसरा चैप्टर है बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना और चौथा चैप्टर है कीमतें और मुद्रास्फीति। पांचवा चैप्टर है मध्यम अवधि का परिदृश्य। छठा चैप्टर है निवेश और अवसंरचना। सातवां चैप्टर उद्योग है। आठवां चैप्टर सेवा का है। नौवां चैप्टर कृषि का है। वहीं अगर हम 10वां चैप्टर की बात करें तो वो जलवायु और पर्यावरण से है। चैप्टर 11 सामाजिक क्षेत्र। चैप्टर 12 यहाँ पे रोजगार एवं कौशल विकास है और चैप्टर 13 और आखिरी चैप्टर जो है वो एआई युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक है। इसकी भी हम कुछ यहाँ पे ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2024-25 का। तो जो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 था उसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। वहीं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जो है टोटल 15 अध्याय या 15 चैप्टर हैं और इसमें जो फोकस किया गया है वो आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व एवं व्यय प्रबंधन को, और इसको जो है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया। इसके हम सीधे प्रमुख तथ्यों को देखेंगे कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में पटना का रहा है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में शिवहर का रहा है। अक्टूबर 2025 यहाँ से शुरू होता है। हम इसका अक्टूबर फिर सितंबर इस तरीके से हम एक ईयर का जो एक मंथ का जो है वो मंथली वाइज अपलोड करेंगे वीडियो। उसमें भी देखिए मैंने इसमें सब जो भी हाईलाइटेड चीज़ है जो एग्ज़ाम में सीधे आ सकता है हम सीधे उसी पे ध्यान दे रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपको सीधे टू द पॉइंट बताया जाएगा। इसके बाद हम इसको रिवीजन इसमें जो लास्ट के जो सेट दिए हुए हैं एमसीक्यू उसके थ्रू करेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।